नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और उसके साथ ही साथ अब बातचीत शुरू होगी सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की। यानी अगर क्रिकेट की बात होगी तो अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात होगी। बड़ा टूर्नामेंट है, भारतीय टीम बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के बाद वहां जा रही है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके लिए बहुत अहम ये टूर्नामेंट होने वाला है। और कैसे, जो हमारा मैसेज है बड़ा साफ है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली भारत को एक और आईसीसी ट्रॉफी दिलाएंगे। जिस तरह से 2024 में इन सीजन कैंपेनर्स ने आपको T20 वर्ल्ड कप जीत के दिया था, क्या अब वो कामयाबी 50 ओवर के फॉर्मेट में मिनी वर्ल्ड कप कहे जाने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट में भी मिलेगी। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं, शनिवार को भारतीय टीम रवाना हो जाएगी दुबई के लिए। आप जानते हैं मेजबानी पाकिस्तान को भले ही मिली हुई है, लेकिन जो मुकाबले खेले जाने हैं वो सभी के सभी खेले जाने हैं भारतीय टीम के यूएई में। मुंबई से फ्लाइट पकड़ेंगे टीम इंडिया के खिलाड़ी। दुबई जाने से पहले टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। एक औपचारिकता कह लें, एक परंपरा कह लें, हमेशा बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन ये जो लास्ट के 2 पॉइंटर्स ये बड़े अहम हैं। खिलाड़ियों के साथ परिवार नहीं जाएगा। बीसीसीआई ने पिछले दिनों ये नियम बनाया था कि अगर कोई टूर्नामेंट बहुत लंबे समय का नहीं है तो परिवार को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि इसको जोड़कर ये देखा गया कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से हारी उसके बाद ये नियम बनाया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये शायद 2 अलग अलग चीज़ों को जोड़ने जैसा था। असल में ये नियम पुराना है, तकरीबन 5 साल पहले ही ये नियम बनाया गया था। उसके बाद जब कोरोना आया और कहीं ना कहीं वो भावनात्मक सपोर्ट चाहिए होता था परिवार का, तो ढील दी गई थी कि हाँ ठीक है, आप अपने परिवार को लेकर जाएं और उनके साथ जब भी आप मैदान से बाहर हैं उनके साथ समय बिता सकते हैं। थोड़ा सा एक कंफर्ट होता है। और कोरोना में जिस तरह की परिस्थितियां थी ये हमको आपको सबको याद ही है, तो वो नियम उस वक्त ढील दी गई थी। अब वापस उस नियम को चाक चौबंद कर दिया गया है। और वैसे भी आयुष, अगर देखिए छोटी सी सीरीज है, ऐसा अगर होता कोई 1.5 महीने तक चलने वाला टूर्नामेंट होता तो चलिए आप कहते हैं कि नहीं, अब मान लेते हैं कि मतलब सिक्के का दूसरा पहलू मान लेते हैं, खिलाड़ी उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, अब उसकी अच्छी नहीं है फॉर्म तो वो क्या करेगा। हर तरफ से दबाव पड़ रहा है उसके ऊपर, मीडिया से, सोशल मीडिया से, टीम से, अपने आप से। ऐसे में शायद परिवार का साथ बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये इतना छोटा टूर्नामेंट है कि यहां पर आप जाएं, चीजें बहुत फटाफट निकल जाती हैं। आप टीम में जितने ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उसके लिए आपको समय चाहिए। और इसीलिए शायद इस फैसले को कोई सख्ती की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस तरह से देखना चाहिए कि एक पैरामीटर सेट किया गया कि तय तारीख से अगर छोटा टूर है तो उसमें परिवार नहीं जाएगा। बिल्कुल सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे लगता है मुश्किल से मुश्किल 20 दिन का टूर्नामेंट है। 5 मैचेस आपको खेलने। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम आप जो खेलेंगे वो 5 मैचेस होंगे। एक बायलैटरल ओडीआई सीरीज की तरीके से आप मान सकते हैं। आप जाते हैं दुबई, वहां पे आपके मैचेस होंगे, बीच में कुछ ब्रेक मिलेगा। बहुत लंबा टूर नहीं है। और एग्जैक्टली सही बात है, जब बहुत लंबा टूर हो, आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़े, स्पेशली कोविड के बाद ये चीजें शुरू हुई, तो वहां पे आपको समझ में आता है कि हाँ, फैमिली होती तो शायद बेहतर होता। लेकिन जो चीजें जोड़ के देखी जा रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से, ऐसा कुछ नहीं है। ये नियम वाकई में बहुत पुराना है और इस पे पहले भी बातें होती थी। मतलब पुराने इंटरव्यूज मैं कहता हूं सर उठा के देखें, जहां पे क्रिकेटर्स की वाइफ कितनी बार ये बोलती नजर आती है कि ये तो सालों साल टूर पे ही रहते हैं, बाहर ही रहते हैं, तो हमें खुद का फैमिली वेकेशन मनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। ये सारी कंप्लेंट्स आती थी, बट वो अब कम होती है क्योंकि अब जो फैमिली है वो ट्रैवल करती नजर आती है। तो कहीं ना कहीं छोटा टूर है। दुबई बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर है या कुछ है, पास है, बहुत जल्दी जाना है, आना है। हार्डली टीम इंडिया के 5 मैचेस होंगे मैक्सिमम। अगर आप फाइनल तक पहुंचते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ठीक नियम है। ज्यादा अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, एक पहलू ये भी कहता है सर कि अगर आप फैमिली के साथ जाएंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप फैमिली, ऑब्वियस सी बात है आपकी फैमिली है तो आप उसको टाइम देना चाहेंगे वहां पे भी। लेकिन अगर फैमिली नहीं होगी तो टीम में इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है थोड़ा सा और ज्यादा होगा खिलाड़ियों का। और टीम बॉन्डिंग जितनी बेहतर होगी बड़े टूर्नामेंट में, हम जानते हैं इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी। भाई रोहित शर्मा का, विराट कोहली का, हो सकता है यू नेवर नो ये आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट हो, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल टूर्नामेंट है। और इसीलिए शायद टीम बॉन्डिंग ज्यादा बेहतर होगी। ड्रेसिंग रूम का माहौल जितना लाइटर नोट पे होगा उतना ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको ग्राउंड पे देखने को मिलेगा। और वही फिलहाल टीम इंडिया की डिमांड है। 20 दिन अगर फैमिली थोड़ी सी दूर रहती भी है तो ऐसा नहीं है, आजकल तो वीडियो कॉल, फोन कॉल, सारी चीजें, सारी सुविधाएं हैं, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर डिसीजन है सर ओवरऑल। बिल्कुल, वो बाल की खाल अगर ना निकाली जाए तो सीधा सीधा मामला है। ऑस्ट्रेलिया में जब भारतीय टीम
का एक समरी बनाई गई, तो इस तरह की चीजें निकल कर आई कि भाई टीम उस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताती है। उसकी वजह है परिवार, मतलब लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी। आपके साथ आपका परिवार है तो आपको लगता है हो गया, मैच खेल लिया, आप चलते हैं अपने परिवार के साथ। तो ये जो कोशिश थी, इसमें सबसे पहला जो उसका उद्देश्य था वो यही था कि खिलाड़ी अपने साथ बैठें, बातचीत करें, डिनर साथ में करें, लंच साथ में करें। अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, 4-4 5-5 खिलाड़ी एक साथ घूमने जाएं, ताकि क्रिकेट से ऑफ फील्ड रहते हुए भी आपके जहन में ये रहे कि आप एक टीम का हिस्सा हैं और आप सबका मिशन एक ही है। और आपने जो कहा पहले परिवार की शिकायतें, मुझे सचिन का एक इंटरव्यू याद आ गया। सचिन, और ये इंटरव्यू नहीं आयुष, तो आप ये मान के चलिए 15-1 साल पुराना इंटरव्यू होगा, शायद थोड़ा और पुराना ही। अर्जुन तब बहुत छोटे थे, इसलिए मुझे याद है। क्योंकि सचिन के उस इंटरव्यू में सचिन कहते हैं कि मुझे कई बार ये लगता है कि अर्जुन को ये पता ही नहीं है कि मैं क्या करता हूं, बस वो ये देखता है कि उसके पापा घर आते हैं, सामान रखते हैं और 2-3 दिन बाद फिर सामान उठाते हैं और कहीं चले जाते हैं। Exactly. अगर, और फिर वो इस इंटरव्यू में बड़े इमोशनल होकर कहते हैं कि मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि एक दिन ऐसा आए कि अर्जुन जब बड़ा हो तो वो समझ सके कि मैं इस देश के लिए क्या कर रहा हूं। शायद वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। ये बताते हुए देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो वो दौर था जब वाकई 2-2 महीने, 3-3 महीने के लिए टीमें चली जाती थी, परिवार से अलग लौट के आते थे और फिर अगला टूर लगा हुआ है, आप उठाइए अपना किट बैग और फिर चले जाइए। अब वो हालात नहीं है। अब तो वाकई में लगता था कि नेशनल ड्यूटी है। बिल्कुल ड्यूटी है, और बहुत लंबे लंबे टूर होते थे। अब तो ऐसी कोई वही नहीं है। अब तो आपने जैसा कहा वीडियो कॉल है, दुनिया भर के संसाधन है, और अब उस तरह की छूट भी मिली हुई है कि अगर लंबा टूर है आप लेकर जाइए अपने परिवार को। तो इसलिए बात की खाल ना निकाली जाए। अभी जो प्रायोरिटी यह है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी साख के हिसाब से परफॉर्म करे। आगे बढ़ते हैं। लगातार जिक्र कर रहे थे भारत को कितने मैच खेलने हैं, आपको दिखा देते हैं कि वो जो लीग मैचेस हैं उनका शेड्यूल क्या है। शुरुआत होगी साहब 20 फरवरी से उस टीम से जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जो अमूमन 10 में से 1-2 मैच में भारतीय टीम को परेशान करती आई है, बल्कि 1-2 मैच में भारतीय टीम को ही नहीं दुनिया की हर टीम को परेशान करती आई है। और फिर उस एक जीत की बदौलत वो अपने साथ एक साख रखती है कि अगर बांग्लादेश आपके सामने किसी भी टूर्नामेंट में है तो थोड़ा संभल कर रही है। दूसरा मुकाबला 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जिस तरह का हाई वोल्टेज मुकाबला होगा ये हम और आप जानते हैं, खासतौर पर जब मुकाबला आईसीसी टूर्नामेंट का हो। तीसरा मुकाबला 2 मार्च को है, ठीक ठाक गैप मिलेगा, और वहां पर भी एक बार फिर वो टीम जो बाकी किसी टीम को परेशान करती हो चाहे ना करती हो, लेकिन जब न्यूजीलैंड के सामने अहम मैचों में भारतीय टीम होती है तो वो भारतीय टीम को जरूर परेशान करती है। तो ये 3 लीग मैचेस हैं आयुष, और मुझे लगता है शायद एक ट्रू क्रिकेट फैन के नजरिए से अगर देखा जाए, मुकाबले पे नजर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के रहेगी, लेकिन जीत इक्वली इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। बिल्कुल सर, 3 मैचेस हैं आपके लीग के और ग्रुप में 4 टीमें हैं, टॉप 2 टीम्स जाएंगी। बहुत बेसिक सा फंडा है कि कोशिश यही करिए तीनों मैच जीतिए। अगर एक मैच भी आप हार जाते हैं तीनों में से, बीट न्यूजीलैंड, बीट पाकिस्तान, बीट बांग्लादेश, मुझे लगता है कि फिर मामला फंस जाएगा और आप उस कंडीशन में नहीं आना चाहते हैं जो आरसीबी वाली कंडीशन अक्सर हर साल होती है आईपीएल में कि भाई ये टीम जीत जाए, ये इतने रन से जीते, नेट रन रेट की बात आ जाए। उस सिचुएशन में आप फंसना नहीं चाहते हैं। बेहतर यही होगा आप जीते और तीनों मैचेस जीतेंगे। सिंपल सा फंडा है कि हर मैच को नॉकआउट की तरह लीजिए और खेलिए। और मैं तो सर ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे हाई वोल्टेज माना जाता है, लेकिन मैच मुझे लगता है कि इसी ऑर्डर में भी रखे गए हैं कि प्रैक्टिस टीम इंडिया की बेहतर हो। पहले बांग्लादेश एक कंपैरेटिवली कमजोर ओपोनेंट, उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है और पाकिस्तान के बाद फिर जाके हमें न्यूजीलैंड से भिड़ना है। तो हमारी तैयारी होती जाएगी एक एक वनडे में अगली और बेहतर टीम से भिड़ने के लिए। और जाहिर सी बात है फिर सेमीफाइनल आएगा और सेमीफाइनल में फिर एक और बेहतर मुकाबला और फाइनल सबसे बड़ा मुकाबला होता ही है। तो कहीं ना कहीं छोटा टूर्नामेंट है, जाहिर सी बात है केवल 8 टीमें हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का एक बेसिक आउटलुक भी अगर बताएं तो केवल 8 टीमें हैं और चैंपियन टीमें जो 8 होती हैं, टॉप 8 टीम्स वो क्वालिफाई करती हैं। 4-4 के 2 ग्रुप्स में टीमों को बांटा गया है। टीम इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और न्यूजीलैंड है, और बाकी 4 टीमें यानी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये जो टीमें हैं ये दूसरे साइड पे हैं। अब अफगानिस्तान भी है इसमें बाय द वे, और ये क्रूशियल होगा कि भाई टीम इंडिया किस तरीके से परफॉर्म करती है, क्योंकि
दो मैचेस हमारे बैक टू बैक जल्दी होने हैं। आप कहेंगे कि 19 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, 20 को हमारा पहला मैच होना बांग्लादेश से, फिर 21 और 22 2 दिन का गैप, और फिर 23 को वो महामुकाबला जिसकी इतनी हाइप बनती है, बननी भी चाहिए, सबसे बड़ा मुकाबला वर्ल्ड क्रिकेट का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो होगा। उसके बाद एक लंबा गैप है हफ्ते भर का, और उसके बाद फिर 2 मार्च को फाइनली टीम इंडिया को न्यूजीलैंड से भिड़ना है। तो मुझे लगता है कि सर पहले 2 मैच आपके जल्दी हो जाएंगे, और अगर कोशिश मतलब टचवुड यही रहेगा, उम्मीद की बेहतर रिजल्ट हमारे पक्ष में हो, दोनों मैच हम जीत जाएं, उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम है, हम आराम से एनालाइज कर सकते हैं कि बाकी टीमें टूर्नामेंट में क्या कर रही हैं। 2 दिन के गैप में तो हम अपनी प्रिपरेशन में लगे रहेंगे, बैक टू बैक मैचेस रहेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक ठीक ठाक टाइम है जब एनालाइज करेंगे कि न्यूजीलैंड के मैच में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और टूर्नामेंट में बाकी टीमें भी क्या किस तरीके का प्रदर्शन कर रही हैं, तो वो भी एक हेल्पफुल होगा मुझे लगता है टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक बेसिक शेड्यूल है और एक अच्छा शेड्यूल है। उम्मीद करेंगे कि टीम इंडिया तीनों मैच ही जीते, बेसिक सिंपल सा यही फंडा फॉलो करे, तीनों मैच जीतिए और आराम से शान से सेमीफाइनल में प्रवेश करिए। बिल्कुल, और जिस तरह से वो जो कसक रह जाती है बार बार 2023 वर्ल्ड कप की, अगर आज की तारीख में आप देखिए आयुष, वनडे फॉर्मेट में बात होती है, चाहे आप रोहित से बात करिए, चाहे आप टीम के किसी भी खिलाड़ी से बात करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस 2023 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को एक बेंचमार्क की तरह सेट कर दिया गया। यानी ये आइडियल है, ये आदर्श है, अगर हम इस तरह से कर पाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। अभी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले भी रोहित शर्मा ने ये बात कही कि भाई हमने जिस तरह से 2023 वर्ल्ड कप खेला था, उस तरह से खेलने में, उस तरह से एकजुट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन प्रयास हमारा वही है। और देखिए किस तरह से 3 के 3 मैच भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराया, तो वो एक बेंचमार्क सेट हो गया कि अगर आपको, जैसे कहते हैं ना कि फॉलो ऑन, तो आप कहेंगे कोलकाता वाला मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अगर कोई कहे चौथी पारी में चेस करके, आप बोलेंगे साहब इंडिया का इंग्लैंड से चेन्नई वाला टेस्ट मैच जहां 350 ज्यादा रन चेस कर दिए। क्रिकेट के खेल में कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेंचमार्क बन जाती हैं। तो अगर वनडे क्रिकेट में किस तरह से आपको एक बड़े टूर्नामेंट में खेलना चाहिए, कोई पूछेगा तो चाहे वो मेरी जनरेशन हो, चाहे आयुष की जनरेशन हो, आंख मूंद के आप कहेंगे 2023 का वर्ल्ड कप जिस तरह से भारतीय टीम वहां तक पहुंची थी बगैर एक भी मैच हारे, और इसीलिए उस फाइनल में हार के बाद भी पूरा मुल्क, पूरा देश उनके साथ खड़ा था कि कोई बात नहीं, हम फाइनल हार गए लेकिन टीम ने बहुत अच्छा खेला। और वही अप्रोच होना चाहिए, फाइनल हारने का नहीं, अप्रोच ये होना चाहिए कि हम उसी तरह से दबंग अंदाज में 3 के तीनों मैच जीतते हुए नॉकआउट स्टेज में जाएंगे, जैसा आयुष ने भी कहा। क्या है टीम, जरा एक बार आपको दिखा देते हैं, क्योंकि काफी सारे बदलाव हुए हैं। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम है। रोहित शर्मा कप्तान है, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा जो जसप्रीत बुमराह की जगह पर आए। काफी समय तक जसप्रीत बुमराह का इंतजार किया जाता रहा। उसके बाद मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, रविंद्र जडेजा, और बिल्कुल आखिरी समय में अपनी कहीं से टिकट नहीं थी, मतलब वेटिंग छोड़ दीजिए, आरएसी नहीं थी, लेकिन एकदम आउट ऑफ द कोटा जाके वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह से एडमिट हुए हैं इस पूरे स्क्वाड में वरुण चक्रवर्ती। यशस्वी जायसवाल थे आयुष इस स्क्वाड में, लेकिन अंत में यह तय हुआ कि नहीं, वरुण चक्रवर्ती जिस तरह की फॉर्म में है इस वक्त, शायद यशस्वी जायसवाल से ज्यादा जरूरत भारतीय टीम को उनकी पड़ सकती है। तो इस तरह से ये टीम है, अच्छी टीम दिख रही है। जसप्रीत बुमराह के ना होने से मतलब देखिए, जसप्रीत बुमराह को लेकर अब हम लोग ना बड़े लालची भी हो गए। हम हर टूर्नामेंट में चाहते हैं वो खेलें, वो जिस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं कोई भी चाहेगा, मतलब हम ही लालची नहीं हो गए। पूरा क्रिकेट फ्रेटर्निटी जो है, जो चाहती है क्रिकेट को, वो चाहती है कि जसप्रीत बुमराह खेले, लेकिन अगर नहीं खेल पा रहे तो क्या होगा? तो अगर नहीं खेल पा रहे तो क्या होगा के प्रश्न के साथ इस टीम को देखें तो लगता है बैलेंस टीम है, अच्छी टीम है, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, बैलेंस टीम है, प्लेइंग 11 जो है वो बड़ी सॉर्टेड है। लेकिन मेरा एक सवाल है, और ये सवाल आप ही से है, क्योंकि आप इतने सालों से इतने टूर्नामेंट्स आप कवर कर चुके हैं और इतनी सारी टीमें आपने देखी हैं। मेरा ये सवाल है सर, यशस्वी जायसवाल वहां पे टीम में पहले शामिल किए गए थे, आपके पास बैटिंग में ठीक है, बैटिंग में डेप्थ है, सारी चीजें हैं, अगर टॉप ऑर्डर में लेट से कोई भी बल्लेबाज चोटिल हो गया, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, कोई दिक्कत आती है, यशस्वी जायसवाल एक ऐसे बल्लेबाज थे जो फिट इन कर सकते थे और उनके हिसाब से बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा प्लस माइनस किया जा सकता था, फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी बात गौतम गंभीर करते हैं। एक टीम में वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन शानदार है, इंपैक्ट प्लेयर है, कुलदीप यादव ऑलरेडी एक इंपैक्ट प्लेयर है। अगर आप दोनों को एक साथ खिलाते हैं प्लेइंग 11 में बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन उसके साथ क्या होगा कि आप फिर अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा में किसी एक को खिला पाएंगे। हार्दिक पांड्या टीम में रहेंगे ही। अगर आप वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप को नहीं खिलाते हैं, केवल एक को खिलाते हैं, तो आप अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा दोनों को साथ खिला सकते हैं, ये एफोर्ड कर सकते हैं आप। मेरा सवाल ये है सर कि
वॉशिंगटन सुंदर की क्या जरूरत थी टीम के स्क्वाड में? क्या उनका ओडीआई क्रिकेट में हाल फिलहाल में कोई बहुत नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस आया है, या फिर टेस्ट क्रिकेट में कोई ऐसी नेक्स्ट लेवल पारियां उन्होंने खेल दी हैं बल्लेबाजी के तौर पे? गेंदबाजी में मुझे नहीं लगता उनका इस्तेमाल कभी भी आने वाला है। मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी बता दी। अगर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप साथ खेलेंगे तो जडेजा अक्षर में से भी कोई एक ही खेलेगा, और अगर जडेजा अक्षर बैटिंग डेप्थ देने के लिए साथ खेलते हैं तो वरुण और कुलदीप में से कोई एक ही खेलेगा। किसी भी सूरत में मैं उनको नहीं देखता हूं। अगर कोई पेस वाली विकेट हुई तो इनफैक्ट वहां पे आपको शायद एक एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ सकती थी। मोहम्मद शमी उस टच में नजर नहीं आ रहे हैं। रिदम धीरे धीरे गेन करेंगे। अर्शदीप सिंह बहुत यंग करियर है 50 ओवर क्रिकेट में। हर्षित राणा केवल 3 मैच का एक्सपीरियंस है। आपको नहीं लगता है कि मोहम्मद सिराज या यशस्वी जायसवाल को इंक्लूड करके एक बेटर ऑप्शन क्रिएट किया जा सकता था बैटिंग या फास्ट बॉलिंग में, रादर देन स्पिन को ही लगातार स्ट्रांग करना? 5-5 स्पिनर्स के साथ दुबई जाना क्या ये बेहतर होगा? क्योंकि आंकड़े जो हमने देखे हैं, पहले शोज में भी बात की है, वो यही है कि फास्ट आईएल T20 जो हाल फिलहाल में वहां वैसी विकेट्स पे खेला गया, फास्ट बॉलर्स का दबदबा ज्यादा है। तो 5-5 स्पिनर्स के साथ क्यों जाना है? मतलब ये तो डिफेंसिव मेंटालिटी हो गई कि बैटिंग में हमें नंबर 10 तक एकदम बल्लेबाजों को भर देना है, बैटिंग में इतनी डेप्थ कर देनी है। इसका सेंस मुझे नहीं बनता है। क्यों वॉशिंगटन सुंदर है टीम में? मेरा सवाल ये है आपसे। चलिए, आपने इस सवाल के पक्ष में जितने तर्क रखने थे ऑलरेडी रख चुके हैं आप। मुझे लगता है देखिए कई बार क्या होता है, और अभी जो आप बात कर रहे थे 5 स्पिनर्स और दुनिया भर की, वो भी अभी हम शो में बात करेंगे उस पर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार आयुष ना एक लकी मैस्केट होता है टीम के साथ। मतलब आप उसको खिलाएंगे चाहे नहीं खिलाएंगे, मतलब ये मैं बिल्कुल अलग तरह की एक बात कर रहा हूं, क्योंकि तर्क आपके बिल्कुल सही है कि अगर आपको एक फास्ट बॉलर मिल जाता मोहम्मद सिराज के तौर पर होते तो, या यशस्वी जायसवाल होते तो शायद वो जो आप कह रहे हैं टॉप ऑर्डर में। दूसरी चीज मुझे ये भी लगती है कि चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फॉर्मेट है या आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट होता है, वो आपको इस बात की इजाजत देता है कि अगर किसी खिलाड़ी को कहीं चोट लग गई तो आप उसको फटाफट उसका रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। अब अगर यही टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा होता, यूएसए में खेला जा रहा होता, जहां के लिए आपको एक दिन का ट्रैवल टाइम चाहिए कम से कम, या 1.5 दिन का ट्रैवल टाइम चाहिए कम से कम, और उसके अलावा आने जाने की जो फॉर्मेलिटीज होती है, यानी अगर आपको एक खिलाड़ी को रिप्लेस करना है तो आपको 3 दिन का समय चाहिए अगर आपको लगता तो शायद आप ये नहीं करते। लेकिन चूंकि दुबई में ले जाना है 3.5 घंटे लगते हैं। मतलब अगर यहाँ जो ये टीम है, इस टीम में किसी भी खिलाड़ी को किसी भी खिलाड़ी से रिप्लेस करना हो, मैं भी किसी ए या बी या सी का नाम नहीं ले रहा हूं, तो सिलेक्शन कमेटी से अगर आज सुबह फोन जाता है, शाम को वो खिलाड़ी टीम के साथ होगा। टीम के साथ होगा, रवाना नहीं होगा, टीम के साथ होगा, क्योंकि 3.5 घंटे की बात है। हाँ, तो इसलिए भी शायद इस तरह की चीजें होती हैं। और लकी मैस्केट मैंने इसलिए कहा कि कई बार कोच को लगता है, कप्तान को लगता है कि नहीं यार ये खिलाड़ी ना हमारे साथ रहना चाहिए, ये रहता है तो मतलब वो शार्दुल ठाकुर है, ठीक है, जैसे अब आप देखिए उनको, वो गजब के खिलाड़ी हैं। उनके साथ क्या है, वो एक विकेट लेने का इंतजार रहता है टीम को कि एक विकेट ले लें, क्योंकि सबको पता है कि एक विकेट लेंगे तो फिर अगले ही ओवर में एक विकेट और लेंगे। उनका कुछ है इस तरह में लेते हैं, बिल्कुल वो पेयर में विकेट लेते हैं। तो इसलिए भी शायद वॉशिंगटन, हाँ, अगर आप बिल्कुल लॉजिकल होकर, बिल्कुल जैसे एक टीचर एक एग्जामिनर बहुत सख्त होकर नंबरिंग करता है, वैसे इस टीम को अगर आप एक लेंस लगा के देखेंगे तो आपके सारे सवाल जायज हैं, और उन सवालों का कोई लॉजिकल रिप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल तय बात है जो आप अभी कह भी रहे थे कि वहां जो टूर्नामेंट्स खेले गए हैं उसमें फास्ट बॉलर्स का दबदबा रहा है, भी उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे यही लगता है बस कि चूंकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए कहा गया कि चलो यार ठीक है, हमारे साथ एक लकी मैस्केट है। मानते हैं बहुत से लोग, बहुत सारे खिलाड़ियों को हो सकता है उनको माना जाता हो। चलिए अब आपको बता देते हैं इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी यानी मिनी वर्ल्ड कप की हिस्ट्री कैसी रही है भारतीय टीम, और इसके अलावा किसका ज्यादा दबदबा रहा है। आपकी स्क्रीन पर है। 98 में शुरू हुआ था टूर्नामेंट, साउथ अफ्रीका ने जीता, 2000 में न्यूजीलैंड, 2002 में भारत और श्रीलंका को संयुक्त तौर पर विजेता घोषित किया गया था, 2004 में वेस्ट इंडीज। यही ये 2004 वाला फाइनल तो मैंने कवर भी किया था, इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, भी सुनाऊंगा आपको। 2006 ऑस्ट्रेलिया, 2009 ऑस्ट्रेलिया, 2013 भारत, 2017 पाकिस्तान। यानी भारत के खाते में 2 बार ये खिताब आ चुका है। निगाहें इसी बात पर होंगी कि तीसरी बार हो। 2004 का जो वाकया है आयुष, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंग्लैंड की टीम ने तब तक, मतलब 2004 तक कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता था, और सोचिए जिस देश में क्रिकेट का जन्म हुआ उस देश में आईसीसी की कोई ट्रॉफी नहीं थी। और इंग्लैंड का जो कल्चर है, वहां पर रग्बी ज्यादा प्रमोट किया जाता है, तो वहां के अखबारों में ना, मतलब एक ऐसा मान के चलिए कि 32 पेज का अगर अखबार है, उसमें 16 पेज उसमें रग्बी की, फुटबॉल, रग्बी, सॉकर की खबरें हैं। और इंग्लैंड की टीम फाइनल खेलने जा रही है, सिंगल कॉलम में छपा हुआ है, यानी एक पतली सी स्ट्रिप में छपा हुआ। चलिए खैर, फाइनल शुरू हुआ 25 सितंबर 2004 की बात है। फाइनल शुरू हुआ और
वेस्ट इंडीज की टीम चेस कर रही थी, 250 240 के आसपास रन्स थे, 6 या 7 विकेट गिर गए और ब्रैडशॉ टाइप के बैट्समैन आ गए, तो लगा कि अब जो है इंग्लैंड जीत जाएगी। नाटकीयता तब हुई जब रोशनी जो है वो मैदान में कम हो गई, तो अब लगा कि मैच रोकना पड़ेगा और रिजर्व डे होता था, 26 तारीख रिजर्व डे था, तो ये लगा कि चलो अब अगले दिन मैच होगा। तो अंपायर ने जाके बल्लेबाजों से पूछा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि बैड लाइट से मैच रोका जाए और कल खेला जाए? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम लोग खेलेंगे। तो वो वेस्ट इंडीज के पुछल्ले बल्लेबाजों ने उस मैच में खेला और उस मैच में अपनी टीम को जीत दिलाई। और गस लोगी बड़े शानदार फील्डर हुआ करते थे, उस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम के कोच थे, और आए और कहने लगे कि हैप्पी डेज आर हियर अगेन, यानी वेस्ट इंडीज की जो लेगेसी थी क्रिकेट में वो फिर से आएगी। हालांकि उस तरह से फिर देखने को नहीं मिला, लेकिन कई बार ऐसा होता है। अच्छा बड़ा उलटफेर था वो, इंग्लैंड की टीम के हाथ एक बार फिर खाली रहे थे। तो ये लेखा जोखा है पूरा चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री का। और जैसा हम बात कर रहे थे कि भारतीय टीम 2 बार जीत चुकी है, इस बार निगाहें यही होगी कि तीसरी बार। एक चीज सर जो इसमें इंटरेस्टिंग नजर आई कि साउथ अफ्रीका, पहला एडिशन साउथ अफ्रीका और दूसरा न्यूजीलैंड, वो टीमें जिन्होंने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, उन्होंने ये एडिशन एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी जो मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है वो एटलीस्ट जीता, और उसके स्टार्टिंग के ही एडिशंस जीते हुए। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका वर्ल्ड क्रिकेट में भारत से पहले टेस्ट नेशन का दर्जा पा चुकी है। तो साउथ अफ्रीका के साथ बहुत सारी चीजें नहीं, मतलब वो रंगभेद की वजह से भी काफी समय तक बैन किया गया, तो वो सारी कहानियां लंबी हैं। लेकिन हाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जो 2 टीमें अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीती हैं, उन दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट के जो पहले 2 संस्करण थे उसमें जीत हासिल की थी। चलिए अब उस मुद्दे पर आ जाते हैं जिस पर आयुष अभी बहुत ज्यादा आक्रोशित थे, उत्तेजित थे, नाराज थे, खफा थे, यानी वो 5 स्पिनर्स। क्या है वो 5 स्पिनर्स की थ्योरी, पहले आपको बता देते हैं, वो अपडेट दिखा देते हैं, उसके बाद उस पर भी चर्चा कर लेंगे। 15 लोगों की टीम है जिसमें 5 स्पिनर है, यानी 33%। 33% हो गया ना? हाँ, कोटा सिस्टम चल रहा है क्या? 33% जो है वो स्पिनर्स है। दूसरी किसी भी टीम में 5 स्पिनर्स शामिल नहीं हैं। दुबई स्टेडियम में स्पिनर्स से ज्यादा पेसर्स चलते हैं। अब ये जो बात आयुष थोड़ी देर पहले कह रहे थे, 58 वनडे में 466 विकेट जो है वो पेसर्स ने लिए हैं, जबकि 334 विकेट स्पिनर्स को ही मिले हैं। और पाकिस्तान की टीम ने, जो पिछला जो एडिशन था चैंपियंस ट्रॉफी का, जो जीती थी टीम, उसने अपनी टीम में एक ही स्पिनर रखा है। अब 2 चीज होती है आयुष, मतलब आपने जो थोड़ी देर पहले पॉइंट रखा था उस पर मैं अगर एक दूसरा पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं शायद माल बिके ना बिके, भगवान जाने। मुझे ये लगता है कि कई बार जब आपका एक एरिया कमजोर हो रहा हो, और क्रिकेट का खेल है, पहले तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि भाई बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। बॉलिंग में आप कहेंगे साहब फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, मतलब बॉलिंग को आप 2 डिवीजन में बांटेंगे। अब जब जसप्रीत बुमराह नहीं है तो आप फास्ट बॉलिंग, कीपिंग इन माइंड जसप्रीत बुमराह नहीं है, मोहम्मद शमी ने 14 महीने बाद वापसी की है, अभी सैंपल साइज बहुत छोटा है। अर्शदीप के पास जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी काबिलियत है, जो भी टैलेंट है, वो T20 का है। हर्षित राणा को आपने 3 मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ खिलाए हैं, लेकिन अगेन सैंपल साइज बहुत छोटा है। तो अब एज अ कैप्टन अगर मुझे लगता है कि मेरे पास फास्ट बॉलिंग मेरा हथियार नहीं है, इस टूर्नामेंट में मेरी ताकत फास्ट बॉलिंग नहीं हो सकती है, बाकी और कुछ भी हो सकता है। बैटिंग में देख रहा हूं कि मेरे पास ऊपर से अगर आ जाऊं कि रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर हैं, तमाम वो बड़े नाम हैं जो 2023 के वर्ल्ड कप में थे या 2024 के T20 में भी रहे। तो मैंने कहा चलो मेरा बैटिंग क्रम जो है वो ठीक है, बॉलिंग में, फील्डिंग भी अच्छी है। बॉलिंग में हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट मैं मजबूत नहीं कर सकता, कहां से ले आऊं, कोई रातों रात बॉलर तो लाऊंगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, अपने स्पिन डिपार्टमेंट को इतना मजबूत कर लेता हूं, उसमें इतनी वैरायटी डाल देता हूं, इतना वेरिएशन डाल देता हूं कि एक मेरे पास प्लेइंग 11 चुनते समय ऑप्शन रहे, और 2 विरोधी टीम के जहन में हमेशा ये मैसेज रहे कि अरे यार ये मतलब ये कर क्या रहे हैं, ये 5 स्पिनर्स लेकर आए हैं, ये क्या करने वाले हैं। क्या ये अप्रोच है इस टीम को चुनने के पीछे? लगता तो ये सर, लॉजिक यही लगता है कि भाई आप एक डिपार्टमेंट को इतना स्ट्रांग कर लें। जाहिर सी बात है फास्ट बॉलिंग टीम इंडिया की इस टूर्नामेंट में तो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, लेकिन स्पिनर्स को आप बेहतर तरीके से डील करना चाहते हैं, वैरायटी रखना चाहते हैं। लेकिन घूम फिर के बात वही आ जाती है कि एक मैच में आप कितनी वैरायटियां ट्राई कर लेंगे, 5 स्पिनर्स को एक साथ मौके तो आप देंगे नहीं, इतनी वैरायटी। और अगर आप, मेरा मानना है कि सर अगर 3 स्पिनर्स भी टीम में हैं
तो और हार्दिक पांड्या भी हैं, तो जरूर एक स्पिनर होगा जो अंडर बॉल होगा। दो ही को आप मैक्सिमम 10 ओवर करा सकते हैं। पांचवें छठे बॉलर के रूप में आप किसी एक को अंडर बॉल, जो हमने इंग्लैंड सीरीज में भी देखा, वरुण चक्रवर्ती ने जब 10 ओवर कराए तो अक्षर पटेल मात्र 5 या 6 ओवर करा पाए। रविंद्र जडेजा अच्छी फॉर्म में है, और इंपॉर्टेंट ये भी है कि बल्लेबाजी फॉर्म किस तरीके का इन खिलाड़ियों का, जो स्पिनर्स को हम लेके जा रहे हैं, अप्रोच क्या रहने वाली है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम तीनों ऑलराउंडर्स को ट्राई कर सकते हैं क्या प्लेइंग 11 में? लगता नहीं है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्या एक बार फिर से हम वो लीथल स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ जाएंगे? क्योंकि एक जो अच्छी बात यह है वो यह है कि वरुण चक्रवर्ती को इसमें इंक्लूड किया गया है। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव दोनों वर्ल्ड क्रिकेट के ऐसे फिलहाल मिस्ट्री स्पिनर टाइप के हैं जिनको वाकई में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको हाथों से पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा एक्स फैक्टर होने वाला है। और ऑन विकेट्स लाइक जहां पे थोड़ा भी स्पिन फ्रेंडली विकेट होगा, या फिर दिन में गेंदबाजी करने का मौका आएगा, धूप में अंडर लाइट्स अगर नहीं मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि स्पिनर्स जो हैं जो काफ़ी कारगर साबित होंगे, क्योंकि इनके 20 ओवर बहुत लीथल होने वाले हैं। और मिडिल ओवर्स में ही हमें सबको पता है कि भाई 1 से 40 ओवर के बीच में, 10 से 40 ओवर के बीच में इनफैक्ट जो मैच है वो पलटता है, बनता है, बिगड़ता है। और उसमें से अगर 40 ओवरों में 30 ओवर के मार्जिन में अगर 20 ओवर कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती डालते हैं तो वो लीथल हो जाएंगे। वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम टीमें हैं, बहुत कम खिलाड़ी हैं जो इन खिलाड़ियों को पिक कर सकते हैं उनके हाथ से और उन पे अटैक, काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन एक मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन अभी भी कुछ काट छांट की जा सकती थी टीम में जो और बैलेंस बनाती टीम को। लेकिन मुझे लगता है कि सर 5 मैच की बात है, अगर कोई ऐसी चोट वोट नहीं लगी तो मोर और लेस हमारी जो प्लेइंग 11 है वो फिक्स्ड नजर आ रही है और वो बड़ी सॉर्टेड नजर आ रही है। अच्छी बात यह है कि वो जो प्लेइंग 11 मोस्ट प्रोबेबली जो उतारने वाले हैं टीम इंडिया वाले, वो बहुत सॉर्टेड है और उसमें किसी की जगह नहीं बनती है। तो जो 4 खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, मुझे लगता है कि पूरे टूर्नामेंट में उनको बाहर ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्लेइंग 11 ऑलमोस्ट सॉर्टेड और फिक्स्ड नजर आ रही है। बिल्कुल। और अभी जो आप कह रहे थे ना कि 20 ओवर, अभी जो भारत ने इंग्लैंड को 3-0 से धोया है वनडे सीरीज में, आयुष अगर आप देखेंगे भारत और इंग्लैंड की टीम का बड़ा फर्क अगर देखेंगे तो वो बड़ा फर्क वही बीच के ओवर्स थे। उन बीच के ओवर्स में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने जिस तरह से रन्स जोड़े और भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जिस तरह से इंग्लिश बल्लेबाजों को परेशान किया, उसी ने मैच में फर्क यहां तक लाकर खड़ा कर दिया कि पहले 2 मैचेस इंग्लैंड थोड़े कम मार्जिन से आ रही थी, तीसरे में आते आते लगभग 150 रन से हार गई। तो यही फर्क होता है। और रही बात जो थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे ना कि स्पिन डिपार्टमेंट वर्सेस फास्ट बॉलिंग, और हम कहां पर हम मजबूत कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते। मैं इसको जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद ये वैसे ही है जैसे तमाम एग्जाम आपके सामने आते हैं ना, इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए होता है प्रैक्टिकल का, सेक्शन बी होता है थ्योरी का। अब आपसे एग्जामिनर क्या कहता है? कहता है 5 सवाल का जवाब दीजिए, 5 में से दोनों में से 2-2 देना जरूरी है, ठीक है, लेकिन एक जो बचता है उसके बाद अब आप वो दोनों में से किसी में दे सकते हैं। यानी आप चाहे तो 3 प्रैक्टिकल कर लें, 2 थ्योरी करें, या 3 थ्योरी करें, 2 प्रैक्टिकल करें। अब एक जो बच्चा गया है एग्जाम में, वो अपनी ताकत देखता है, मेरी ताकत क्या है, क्या मैं इसमें रिस्क भी है, जो डर आप जता रहे हैं वो भी उस पर आता हूं। अभी आपने 3 प्रैक्टिकल किए और 3 के तीनों गलत हो गए। अब 2 थ्योरी के आपने किए 40 नंबर, 20-20 नंबर का है ना, 40 नंबर में से आपको 33 नंबर चाहिए और थ्योरी में, तो वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कई बार आदमी कहता है यार 3 थ्योरी कर लेता हूं, 60 नंबर का थ्योरी कर लेंगे तो कम से कम 25 नंबर, 30 नंबर मिल जाएगा और इधर 2 प्रैक्टिकल में कुछ भी मिलेगा तो पास तो हो जाऊंगा। लेकिन फिर आपको अगर जीतना है, नंबर्स अच्छे लाने, तो रिस्क लेना पड़ता है कि मैं 60 नंबर का प्रैक्टिकल करूंगा, 60 के 60 नंबर लेकर आऊंगा, और इधर 40 नंबर की जो थ्योरी है इसमें से अगर मुझे 15 नंबर में मिलेंगे तो मेरा डिस्टिंक्शन के साथ 75 नंबर आता है। तो जब आप टीम चुनते हैं तो शायद अपने मजबूत पक्ष को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, भले ही वो मजबूरी में करना पड़ा हो। तो इस बार वो शायद जसप्रीत बुमराह के ना होने की वजह से जो प्लान बी या प्लान सी आप कह लें बनाना पड़ा, वही वजह है कि एक साथ आपने 5 स्पिनर्स जो है वो टीम में रखे हुए हैं। और आयुष की इस बात से मैं 100% सहमत हूं कि आपके किसी भी मैच में जितने भी स्पिनर्स खेलेंगे उसमें एक स्पिनर ऐसा जरूर होगा जो अंडर बॉल रह जाएगा, यानी वो अपने कोटे के 10 ओवर नहीं फेंक पाएगा या आप उसको 10 ओवर नहीं दे पाएंगे। चलिए खैर, अब इस पर चर्चा हमने कर ली बड़ी विस्तार से। अब जो नजर रहेगी वो ये रहेगी कि भारतीय टीम रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहती है, क्या कोई मंत्र देकर ले जा रहे हैं गौतम गंभीर, क्योंकि उनके लिए भी एक बड़ा टूर्नामेंट है। इन सब अहम अपडेट्स पर हमारी नजर रहेगी, हम आपको भी अपडेट करते रहेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है। अभी आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी और आयुष की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।